हाय सोनाली। हाय सारा। कैसी हो? ठीक तो हूँ, लेकिन तुम मुझसे गप्पे क्यों लगा रही हो? तुम्हें याद है जब पहली बार वीडियो फोन का कॉन्सेप्ट आया था? हाँ, क्या अमेजिंग आइडिया था। लेकिन मेरा आइडिया था कि ये लैंडलाइन होगा और बड़े टीवी से अटैच्ड होगा। हाँ, और जब हमें कोई फोन करेगा तो उसे हमारा पूरा घर नजर आएगा, यानी सारा वक्त घर में अच्छे कपड़े पहन के बैठना पड़ेगा। अच्छा सारा, अपना फोन बंद करो और आगे देखो, शो शुरू हो गया है। That's true. Guys, hello and welcome to जिंदगी 360। वैसे वीडियो फोन मुझे इसलिए याद आ रहा था क्योंकि आज का हमारा शो भी है टेक्नोलॉजी के बारे में। टेक्नोलॉजी हमारे इर्द गिर्द हर जगह मौजूद है और इतनी तेजी से बदल रही है कि इट्स हार्ड टू कीप अप। That's true, और इसीलिए हमने कोशिश की है कि आज आपको दिखाएं कुछ नई टेक्नोलॉजी और कुछ नए और अमेजिंग गैजेट्स। सबसे पहले हम मिलेंगे ऐसे रोबोट से जो बन सकते हैं आपके दोस्त। लेकिन ऐसी नई टेक्नोलॉजी के साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? और फिर कुछ ऐसे गैजेट्स और टेक्नोलॉजी जो बचा सकते हैं हमारी जान। वैसे सोनाली, जब तुम फ्यूचर के बारे में सोचती हो तो कैसी दुनिया इमेजिन करती हो? That's easy, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर रोबोट्स रूल कर रहे हो। Well, फिलहाल तो रोबोट सिर्फ हमसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसे? चल के देखें। आज रोबोट्स कार्य बनाने से लेकर समंदर के अंदर छुपे राज ढूंढने में इंसानों की मदद कर रहे हैं। She's picking you up in half an hour to go grocery shopping. लेकिन इंसानों के साथ इंटरेक्ट करना फिलहाल उनके बस की बात नहीं है। अभी तकनीक उस मुकाम तक नहीं पहुंची है जहां रोबोट्स इंसानों की तरह तबादला ख्याल कर सके। यानी रोबोट्स आपकी जरूरतें, एहसासात और जज्बात उस तरह से नहीं समझ सकते जैसे दूसरा इंसान समझ सकता है। अब ये बात अलग है कि इंसान कौन सा हर वक्त एक दूसरे की बात समझते हैं। दुनिया में जो हालात हैं उसे देखकर तो नहीं लगता कि इंसान की बात समझ रहा है। ऐसे में भला कौन सा रोबोट इंसानों के बीच फंसना चाहेगा? लेकिन रोबोट्स की कौन सुनता है? इंसान पूरी कोशिश कर रहा है कि रोबोट उसका हमसफर बन सके। वॉशिंगटन डीसी के करीब नेवल रिसर्च लेबोरेटरी में साइंटिस्ट ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे रोबोट्स को इंसानों के साथ रहने लायक बनाया जा सकता है। अगर आप ऐसे रोबोट्स के साथ रहेंगे या घूमे फिरेंगे तो उन्हें हमारे इक़दार की पाबंदी करना होगी और उन्हें इसी तरह के काम करने होंगे जैसा कि हम उनसे तवक्को रखते हैं, ताकि हम अपने माहौल में मामूल के मुताबिक काम कर सकें और उनकी जानिब से कोई दखल अंदाजी ना हो सके। यह हमें इस हकीकत से मुतालिक ज्यादा सोचना नहीं पड़े कि वो हमारे आस पास हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि इंसानों के साथ काम करने वाले रोबोट्स इंसानों की तरह दिखें। यह है बटलर। ये आजकल एक होटल में काम कर रहा है। बटलर होटल में ठहरे लोगों की छोटी मोटी जरूरतें पूरी करता है। जैसे आपने पानी मांगा तो वेटर नहीं बल्कि बटलर उसे आप तक पहुंचाएगा। साइंटिस्ट का कहना है कि रोबोट्स इंसानों के साथ रह सकें, ये काफी पेचीदा काम है। सोशल रोबोट्स लोगों के साथ हकीकतन इस तरह ताल्लुक कायम करते हैं जैसे आप किसी चीज की बजाय किसी शख्स से ताल्लुक कायम करते हैं। अभी तक रोबोट्स इतना पेचीदा काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके काम का दायरा बढ़ रहा है। इनकी कारकर्दगी का दायरा ऐसे शोबों तक ज्यादा मौसर तौर पर फैलेगा। मिसाल के तौर पर तालीम, सेहत और तंदुरुस्ती और तफरी और खेल कूद और ऑनलाइन सर्विसेज और इसी तरह की दूसरी बहुत सी चीजें। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जब तक रोबोट्स खाना नहीं बना पाएंगे बात नहीं बनेगी। करतब देखने के लिए लाखों रुपए खर्च करना समझदारी नहीं है। वैसे सोनाली, एक बात है, अगर ऐसी टेक्नोलॉजी पॉपुलर होती गई तो हमें तो शायद ये भूल ही जाए कि दोस्त बनाते कैसे हैं। सारा, इसके लिए फ्यूचर की वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। हर जगह देखो, लोग अपने मोबाइल डिवाइस से चिपके हुए हैं। That's true, मेरा भी यही मसला है। मैं अगर अपना मोबाइल फोन घर भूल जाऊँ ना तो मुझे समझ ही नहीं आती कि मेरा पूरा दिन गुजरेगा कैसे। सारा, इसका मतलब तुम्हें है नोमोफोबिया। हैं? कौन सा फोबिया? नो मोबाइल फोबिया। और साइकोलॉजिस्ट तुम्हारे जैसे लोगों के बारे में देखिए क्या कहते हैं। कंप्यूटर, टैबलेट, सेलफोन या कैमरा, आज कौन है जिसके पास इनमें से कम कोई एक चीज नहीं। बहुत से लोगों के पास तो ये सभी गैजेट्स मौजूद हैं। और फिर कई ऐसे भी हैं जो नए से नए आलात और उनके लेटेस्ट वर्जन हासिल करने की दौड़ में सबसे आगे रहना चाहते हैं। लेकिन हम में से कई ऐसे भी हैं जो इनके साथ यकतरफा करीबी रिश्ता भी कायम कर लेते हैं।
It's a lot easier to have, right, a one-sided. एक आम इंसान के बजाय अपने कंप्यूटर या सेल फोन से एकतरफा रिश्ता कायम करना आसान है, क्योंकि वो आप पर ना ही गुस्सा कर सकता है और ना ही आपको फिक्र होती है कि वो आप पर कोई इल्जाम लगाएगा। You don't need to worry about getting blamed for anything. लेकिन दूसरी जानिब ये टेक्नोलॉजी आपको गलत फहमी में भी मुब्तला कर सकती है। यानी फेसबुक पर हजारों दोस्त होने का हरगिज ये मतलब नहीं कि हजारों लोग आपके सच्चे और वफादार दोस्त हैं। I think it comes down to इस सब का इन्हिसार इस बात पर है कि आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं, आपके लिए इज्जत नफ्स का क्या मयार है और आप खुद को कितनी अहमियत देते हैं। worth a lot of those things. लेकिन ये तमाम गैजेट्स या आलात एक आम इंसान को इतना ही हैरान करते हैं जितना एक जादूगर। ये मानना है अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ द साउथ पैसिफिक में साइकोलॉजी के प्रोफेसर रॉबर्ट एपेस्टेन का। अगर आप ये नहीं जानते कि ये आला किस तरह काम कर रहा है तो ये सब अमल आपको हैरान और अपना गर्विदा कर सकता है। लेकिन अगर आप यही अमल 20 दफा या 100 दफा दोहराएंगे तो आप इससे बोर होने लगेंगे। यही वजह है कि जादूगर एक करतब बार बार नहीं दोहराते। लेकिन हमारे माहिरीन को इस बात का डर भी है कि एक दिन ये आलात इंसान की जिंदगी पर मुकम्मल तौर पर हावी हो जाएंगे और इन पर इस कदर इन्हिसार अच्छा नहीं। साइंसदानों का कहना है कि टेक्नोलॉजी में तरक्की की रफ्तार से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आइंदा 20 सालों में हम बायोलॉजिकल आलात बनाने के काबिल हो जाएंगे, जो आजकल के लेटेस्ट गैजेट से कहीं ज्यादा स्मार्ट होंगे और इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी मौजूद होगी। वैसे ये नोमोफोबिया काफी सीरियस मामला हो सकता है। डोंट वरी सारा, एक तुम्हें कूल चीज दिखाती हूँ। क्या? हवरबोर्ड। हवर क्या? हवरबोर्ड यानी कि ऐसा स्केटबोर्ड जो जमीन से ऊपर उड़ सके। Which means कि ये फ्यूचर में ट्रांसपोर्टेशन का एक जरिया भी हो सकता है। Exactly. करीब 25 साल पहले हॉलीवुड की फिल्म बैक टू फ्यूचर पार्ट 2 में इस्तेमाल हुआ था। तब से हवरबोर्ड को लेकर तरह तरह के किस्से कहानियों का सिलसिला शुरू हुआ। कोई कहता था ये सही में मौजूद है, कोई कहता था नहीं। कुछ लोग इसे बनाने की कोशिश में लग गए। बीच बीच में खबर भी आती रही कि इसे बना लिया गया है, मगर हवरबोर्ड किस्सों में ही रहा। लेकिन अब फिल्म के पर्दे से हवरबोर्ड हकीकी दुनिया में पहुंच गया है। अमेरिका की एक कंपनी ने यह हवरबोर्ड बनाया है जो जमीन से करीब 2.5 सेंटीमीटर ऊपर चलता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये स्नो बोर्डिंग जैसा है, कुछ का कहना है कि ये उसी तरह का है जैसे हॉवरबोर्ड को होना चाहिए, जो एक किस्म का दिलचस्प रद्द-ए-अमल है। ये तकनीक नई नहीं है। कई मुल्कों में चलने वाली तेज रफ्तार ट्रेन इसी तकनीक पर बनी हैं। वो पटरी से थोड़ा ऊपर चलती हैं। हवरबोर्ड अभी इब्तिदाई मरहले में है, इस पर काम जारी है। इस वक्त ये करीब 40 किलो का है और चार्ज करने के बाद सिर्फ 15 मिनट चलता है। इस हवरबोर्ड को बनाने वाले ग्रेग हेंडरसन का कहना है कि इस तकनीक का कई जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे गोदामों में भारी भरकम सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, या फिर जरा तस्वुर करें कि जलजला आता है और जैसे ही इमारत हिलना शुरू होती है तो वो अपनी बुनियाद से अलग हो जाती है। जब जलजले के झटके खत्म होते हैं तो इमारत अपनी बुनियाद पर वापस चली जाती है और किसी भी शख्स को पता नहीं चलता कि जलजला आया था। साइंटिस्ट इसका जो भी इस्तेमाल करें, हवरबोर्ड फैंस को इंतजार है जब ये कहीं भी चलाया जा सकेगा और इसकी कीमत कम होगी। फिलहाल ये 10 लाख रुपए का है। कुछ नए गैजेट्स जो बचा सकते हैं लोगों की जान, देखिए इस ब्रेक के बाद। Guys, welcome back to जिंदगी 360। सोनाली, एक बात बताओ, तुम्हें ड्राइविंग करते हुए टेक्सटिंग की आदत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दुनिया भर में हर साल लाखों एक्सीडेंट्स होते हैं क्योंकि लोग ड्राइव करते हुए टेक्स्ट भेज रहे होते हैं। एग्जैक्टली, लोग बहुत ही कॉन्फिडेंटली ये काम करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं। और यही वजह है कि अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने एक ऐसी ऐप डेवलप की है
जो ड्राइवर्स को टेक्सटिंग करने ही नहीं देगी। अमेरिका में हर साल हजारों लोग गाड़ियों के एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं। अमेरिका के नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक सन 2012 में करीब 38 लाख कार एक्सीडेंट्स हुए, जिनमें करीब 33,500 लोगों की जान गई। इनमें से ज्यादातर एक्सीडेंट्स ड्राइवरों की लापरवाही की वजह से हुए थे। अमेरिका की नेशनल सेफ्टी काउंसिल के मुताबिक मुल्क में करीब 25% कार एक्सीडेंट्स सेल फोन के इस्तेमाल की वजह से होते हैं। इस तरह के हादसों को रोकने के लिए नेशनल सेफ्टी काउंसिल वीडियो के जरिए लोगों को समझाने की कोशिश भी करती है। मसलन इस वीडियो में बताया जा रहा है कि 1 सेकंड के 10वें हिस्से के बराबर भी अगर ध्यान भटका तो एक्सीडेंट हो सकता है। Alright, I'll send you the photo. You've got to see it. Got it? No! गाड़ी चलाने वालों को अमूमन मालूम होता है कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है, लेकिन जब फोन की घंटी बजती है तो अपने आप को रोकना मुश्किल हो जाता है। इसका एक इलाज रटगर्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने ढूंढ निकाला है। उन्होंने एक ऐसा ऐप बनाया है जिससे ड्राइवर का फोन काम नहीं करेगा, लेकिन पैसेंजर्स अपने फोन का इस्तेमाल कर सकेंगे। खास बात ये कि इस तकनीक का इस्तेमाल गाड़ी में कुछ भी लगाए बगैर किया जा सकता है। बुनियादी तस्वुर यह है कि जब कोई टेलीफोन कॉल आती है या ड्राइवर टेक्स्ट करना चाहता है तो फोन एक मखसूस किस्म की आवाज पैदा करता है और गाड़ी का ऑडियो निज़ाम इस आवाज को गाड़ी के स्पीकरों के जरिए सुना देता है। इसके पीछे साइंस समझना जरा मुश्किल है, लेकिन कुल मिलाकर बात इतनी है कि फोन कार में कहाँ है, ड्राइवर के पास या पैसेंजर्स के पास, इसका अंदाजा ऐप लगा लेता है। यह ऐप फिलहाल तभी काम करेगा जब कार का म्यूजिक सिस्टम ऑन होगा, लेकिन जल्द ही ऐप का एक नया वर्जन आ रहा है जो कार के स्पीकर्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। रिसर्चर्स के मुताबिक इस ऐप को सड़क पर टेस्ट कर लिया गया है। अमेरिका की कुछ बड़ी मोबाइल कंपनीज ने इस ऐप में दिलचस्पी दिखाई है। वाह सारा, ये ऐप तो काफी जाने बचा सकता है। ये तो सच है कि ड्राइव करते हुए टेक्स्ट करना काफी डेंजरस है, लेकिन ये भी सच है कि मुश्किल के वक्त मोबाइल फोन ही हमें एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिजास्टर बहुत बड़े पैमाने पर होती है और सिस्टम इतना बिजी हो जाता है कि नेटवर्क जैम हो जाता है। ऐसे वक्त पर स्पाइडर रेडियो नामी डिवाइस हमारे काफी काम आ सकता है। स्पाइडर रेडियो है क्या, इसमें किस तरह की टेक्नोलॉजी काम कर रही है, आइए आपको भी दिखाते हैं। हंगामी हालात, हादसात या नागहानी आफत, कब कहां कौन इनका शिकार हो जाए कोई नहीं बता सकता। ऐसे मौके पर आपकी पहली कोशिश होगी किसी को मदद के लिए बुलाना, लेकिन अगर ऐसे हालात में टेक्नोलॉजी भी आपकी मदद करने में नाकाम रहे तो आपकी मुश्किलात में इजाफा हो जाता है। मिसाल के तौर पर आप किसी को फोन करना चाहें और आपके मोबाइल को इसलिए सिग्नल ना मिलें क्योंकि हंगामी सूरत हाल के बाइस पूरा नेटवर्क ओवरलोड की वजह से जैम हो गया है। हमारे सेल फोन्स में ये सहूलत मौजूद होती है कि वो एक वक्त में मुख्तलिफ नेटवर्क्स पर काम कर सकते हैं, मसलन वाईफाई, LTE और दूसरी टेक्नोलॉजी, लेकिन अक्सर हम एक वक्त में 2 नेटवर्क्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करने वाले माहिरीन ने इस मसले का हल निकाल लिया है। इसका नाम है स्पाइडर रेडियो। ये एक वक्त में 2 नेटवर्क्स पर काम कर सकता है। स्पाइडर रेडियो अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जस्टिस के प्रोफेसर सुब्बालक्ष्मी और प्रोफेसर राजा रत्नम ने बनाया है। स्पाइडर रेडियो को इडाहो नेशनल लेबोरेटरी में टेस्ट किया जा चुका है, बल्कि रियासत मैसाचुसेट्स के इलाके ब्रुकलाइन का पुलिस डिपार्टमेंट भी इस टेक्नोलॉजी से फायदा उठा रहा है। रेडियो की मदद से हमें एक वक्त में मुख्तलिफ नेटवर्क्स तक रसाई मिलती है। ये स्मार्ट वायरलेस राउटर आपके इर्द गिर्द वाईफाई, LTE और 3G नेटवर्क्स के सिग्नल्स की क्वालिटी चेक करता है। इस राउटर की टेक्नोलॉजी को एक ऐप की शक्ल दे दी जाएगी जो आप अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कर सकेंगे। ये ऐप सेल फोन को एक वक्त में मुख्तलिफ नेटवर्क्स पर काम करने में मदद करेगी।
उम्मीद की जा रही है कि ये टेक्नोलॉजी न सिर्फ मुश्किल वक्त में राब्ता बना सकेगी, बल्कि इससे सिक्योरिटी में भी बेहतरी आएगी। वैसे सर ये तो सच है कि काफी लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, लेकिन काफी बार ऐसी टेक्नोलॉजी आम आदमी के पहुंच से दूर होती है क्योंकि ये काफी महंगी होती है। एग्जैक्टली मिसाल के तौर पे इंक्यूबेटर्स, वो डिवाइसेस जो हॉस्पिटल्स में प्री मैच्योर यानी क़ब्ल अज़ वक्त पैदा होने वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन अब एक बरतानवी इनोवेटर ने एक ऐसा इंक्यूबेटर तैयार किया है जो सस्ता भी है और कभी भी कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। लेट्स चेक इट आउट। वालिदैन के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है अपने बच्चों को सेहतमंद और हंसता खेलता देखना, लेकिन वो माँ बाप जिनके बच्चे क़ब्ल अज़ वक्त यानी प्रीमेच्योर पैदा होते हैं, अक्सर उनके नन्हे हाथों में खिलौनों की बजाय सुइयां देखने पर मजबूर होते हैं और बहुत से तो ऐसे बच्चों को घर लाने की खुशी से भी महरूम रह जाते हैं। क़ब्ल अज़ वक्त पैदाइश दुनिया भर में नौमौलूद बच्चों की मौत की एक बड़ी वजह करार दी जाती है। रोजाना कई प्रीमेच्योर बच्चे अपने फेफड़ों की मुकम्मल नशोनुमा से कबल पैदा होते हैं, जिससे न सिर्फ इन्हें सांस लेने में मुश्किल होती है बल्कि इन्हें कई जानलेवा बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। इन बच्चों को एक मखसूस वक्त तक इंक्यूबेटर में रखने से इनकी जान बचाई जा सकती है, लेकिन बदकिस्मती से दुनिया के कई मुमालिक ऐसे भी हैं जहां इंक्यूबेटर की सहूलत न होने के बराबर है, जिसकी बड़ी वजह है इंक्यूबेटर की ऊंची कीमत। लेकिन बरतानिया के एक इंजीनियर ने इस मसले का हल इजाद किया है। जेम्स रॉबर्ट्स ने $400 में एक ऐसा इंक्यूबेटर तैयार किया है जो हवा से भरकर इस्तेमाल में लाया जा सकता है। मैंने सोचा क्यों न कार बैटरी इस्तेमाल की जाए। इस इंक्यूबेटर को कार बैटरी से 24 घंटों तक चलाया जा सकता है और बिजली की सहूलत मिलने पर बैटरी को दोबारा चार्ज किया जा सकता है। इस इंक्यूबेटर से हवा निकाल दी जाए तो ये ट्रैवल बैग की शक्ल में बदल जाता है। इस इजाद से न सिर्फ तरक्की पजीर मुमालिक में प्रीमेच्योर बच्चों का इलाज कुछ आसान हो जाएगा, बल्कि कुदरती आफात से मुतासरा इलाकों में भी ये इंक्यूबेटर माओं और बच्चों के लिए उम्मीद की किरण साबित हो सकेगा। हमारे बदलते हुए माहौल के लिए बदलती हुई टेक्नोलॉजी, देखिए इस ब्रेक के बाद। गाइस वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। वैसे सारा रात को ये सब लाइट्स कितनी अच्छी लग रही है। हाँ बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन तुम्हें ये अंदाजा है कि इतनी सारी लाइट्स हमारी जमीन और हमारे माहौल पर कितना ज्यादा बोझ डाल रही हैं? अरे वाह, तुम तो बड़ी स्मार्ट हो। वो तो मैं हूँ, और आओ मेरे साथ चलो, तुम्हें दिखाती हूँ मेरे जैसी स्मार्ट लाइट्स। जदीद दौर में बिजली के बगैर गुजारा करना नामुमकिन हो गया है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दुनिया भर में बिजली पैदा करने वाले अक्सर पावर प्लांट्स आज भी तकरीबन 100 साल पुरानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर बिजली चाहे कोयले से पैदा हो, पानी से या फिर किसी हद तक नई न्यूक्लियर एनर्जी से, हर टेक्नोलॉजी के कुछ न कुछ मनफी पहलू जरूर हैं। तवानाई के दोबारा काबिल इस्तेमाल जराए जैसे सूरज और हवा तो आहिस्ता आहिस्ता मकबूल हो रहे हैं, लेकिन फ्यूजन के अमल से पैदा होने वाली न्यूक्लियर एनर्जी पर चलने वाले पावर प्लांट्स अभी कई साल दूर हैं। तो क्या सड़कों पर लगी लाइटों को बदलकर आज कोई फायदा हो सकता है? साइंटिस्ट के ख्याल में बिल्कुल हो सकता है। दुनिया के हर मुल्क में अवामी मकामात पर लगी लाइटें बहुत बिजली खाती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ अमेरिका में ही साल 2012 में सड़कों और इमारतों को रोशन करने पर तकरीबन 274 अरब किलोवाट आवर बिजली खर्च हुई। यूरोपीय मुल्क डेनमार्क की कोशिश है कि दारुल हुकूमत कोपेनहेगन को आइंदा 10 सालों में दुनिया का पहला ऐसा शहर बना दिया जाए जहां माहौल को गर्म करने वाली या ग्रीन हाउस गैसेस जितनी पैदा हों उतनी ही इस्तेमाल भी हो जाएं, यानी शहर कार्बन न्यूट्रल हो। इसके लिए वहां टेस्ट की जा रही है नई स्ट्रीट लाइट्स। We have installed 9 kilometers of streets. हमने 9 किलोमीटर तवील लाइटें लगाई हैं, 280 मास्टर लगाए हैं और हमारे पास 50 मुख्तलिफ सॉल्यूशंस हैं और 10 मुख्तलिफ मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अलावा बाहर कई तरह के सेंसर्स भी लगाए गए हैं। चीफ साइंस ऑफिसर जेकब एंडरसन कहते हैं
कि हर लाइट इनफरादी तौर पर एक टैबलेट कंप्यूटर के जरिए कंट्रोल की जा सकती है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी देर जलती रही हैं, इन पर कितनी बिजली खर्च हुई और ये कितनी रोशनी पैदा कर रही हैं। मकसद ये है कि जब लाइट इस्तेमाल नहीं हो रही तो फिर ये बिजली कम खाए। इसलिए लाइट की रोशनी तब तेज हो जाती है जब सेंसर पास से कोई चीज गुजरती महसूस करते हैं। और कुछ लाइट्स में तो हवा या सूरज से बिजली पैदा करने वाला सेल भी लगा है। साइंसदानों का ख्याल है कि पूरे कोपेनहेगन में ये स्मार्ट लाइट्स लगाकर शहर का बिजली का 85% बजट बचाया जा सकता है। अब जरा सोचिए कि अगर दुनिया भर में ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो गई तो कितनी बचत होगी। वैसे सारा ये टेक्नोलॉजी अगर सक्सेसफुल हो जाए और दुनिया भर में फैल जाए तो इससे हमारे माहौल को कितना फायदा होगा। बिल्कुल, लेकिन उसके अलावा जो तब्दीलियां ऑलरेडी माहौल में आ चुकी हैं, उनके साथ गुजारा करने के लिए भी अब बहुत से नए तरीकों पर काम किया जा रहा है। जैसे खारे पानी से सब्जी उगाने की कोशिश। ये कैसे, चलिए देखते हैं। इंसान तेजी से तरक्की कर रहा है, हमारी दुनिया मुसलसल बदल रही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हमारी जमीन इस तब्दीली के कितने नुकसानात बर्दाश्त कर रही है? कुरायस का दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समंदरों की सतह में इजाफा हो रहा है। साइंसदानों का कहना है कि इससे जमीन पर मौजूद मीठे पानी के जखीरे खारे पानी में बदल सकते हैं। जब किसान ये पानी फसलों पर इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे तो फिर हमारा खाएंगे क्या? दुनिया भर में हर साल 1 से 2% ज़राई जमीन सेम की नजर हो रही है। ये कहना है अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए खुराक का। लेकिन यूरोपीय मुल्क नीदरलैंड के एक किसान मार्क वैन रीसलबर्ग इससे बिल्कुल परेशान नहीं। वो तो खारे पानी को पौधों पर इस्तेमाल करके ये देख रहे हैं कि कौन सा पौधा मरता है और कौन सा बचता है। हम खेत में बहुत से पौधे लगाते हैं, फिर उन्हें मीठा पानी और समंदर का नमकीन पानी देते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सा पौधा मर जाता है और कौन सा फलता फूलता है। एम्स्टरडैम की फ्री यूनिवर्सिटी के साथ काम करते हुए वैन रीसलबर्ग ने एक ही फार्म को 8 हिस्सों में तकसीम किया। यहाँ अलग अलग पाइपों से आने वाले ताज़ा और समंदरी पानी को कंप्यूटर ने मुख्तलिफ तनासब से मिलाकर पौधों को पहुँचाया। मुख्तलिफ सेंसर्स के जरिए मिट्टी में नमक और नमी दोनों को कंट्रोल किया जाता रहा। वैन रीसलबर्ग कहते हैं कि खेत के बेशतर हिस्सों में सब्जियां उगती रहीं, अगरचे उनका साइज नॉर्मल से छोटा था, लेकिन उनमें नमक और मिठास ज्यादा थी, इसलिए उनका जायका आम से बेहतर था। ये एक मौजज़ा है। इसे गाजर नहीं बल्कि मौजूदा डेटा के मुताबिक मुरझाई हुई सब्जी होना चाहिए था। इस फार्म में गाजरें, बंद गोभी, प्याज और चुकंदर तो उग गए, लेकिन सबसे ज्यादा कामयाब रहे आलू। वैन रीसलबर्ग कहते हैं कि हाल ही में इन डच आलूओं की 4 अक़साम पाकिस्तान भी भेजी गई हैं, जिन्हें वहाँ टेस्ट किया जाएगा। यानी हो सकता है कि कुछ अरसे बाद ये मजेदार आलू आपकी प्लेट में हों। गाइस, आज के शो में हमने कोशिश की आपको कुछ ऐसी नई टेक्नोलॉजी और ऐसे नए गैजेट्स दिखाने की जो इंटरेस्टिंग तो है ही, लेकिन साथ में बहुत से लोगों की जानें भी बचा सकते हैं। अगर आप किसी अनोखे आइडिया पर काम कर रहे हैं तो हमारे फेसबुक और ट्विटर पेज पे हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए खुदा हाफिज।